नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ विज्ञान, जो कि चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में है और 11 फरवरी को आपका पेपर है। और किसी बच्चे ने कहा था कि इसको समझना है। तो मेन चीज़ें पढ़ते हैं हम। बहुत ही लंबे टॉपिक हैं, जो ध्वनि विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अर्थ विज्ञान से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले एक परिभाषा के रूप में बता रखा है कि अर्थ विज्ञान होता क्या है। अर्थ विकास, अर्थ विकास के भेद, अर्थ परिवर्तन के कारण क्या हैं, एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय ही अर्थ विज्ञान होता है। आगे, अर्थ विज्ञान है क्या, किसे कहा जाता है अर्थ विज्ञान। अर्थ शब्द की आत्मा है। ठीक है, अर्थ शब्द की आत्मा है, शब्द शरीर है। तो शब्द क्या है, शरीर है। अर्थ क्या है, आत्मा है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान हो गया, पद विज्ञान हो गया, वाक्य विज्ञान हो गया, ये भाषा के शरीर हैं। और इनमें भाषा के शरीर या बाह्य रूप का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि चाहे ध्वनि विज्ञान हो गया, पद विज्ञान हो गया, वाक्य विज्ञान हो गया, इसमें बाहरी रूप का विवेचन विश्लेषण किया जाता है भाषा के। ठीक है, जो अर्थ है वो तो आत्मा है। अर्थ विज्ञान में शब्दार्थ के आंतरिक पक्ष का विवेचन होता है। तो भाषा के जो बाहरी पक्ष का विवेचन विश्लेषण होता है वो ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान में होता है। और अर्थ विज्ञान में क्या होता है, उसके आंतरिक पक्ष का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ क्या है, अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जानी जाती है कि अर्थ है क्या, अर्थ का ज्ञान हमें कैसे होता है, और शब्द अर्थ में स्पंद क्या है, संकेत ग्रह कैसे होता है, मन में बिंब निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बिंब से अर्थबोध की प्रक्रिया आदि भाषा के ये सारे आंतरिक पक्ष हैं। तो सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा के जो आंतरिक पक्ष हैं वो कौन से हैं। अर्थ विज्ञान में शब्दों के अर्थ में विकास, अर्थ विकास की दिशाएं कैसी हैं, कौन सी हैं, अर्थ परिवर्तन के कारण क्या हैं, एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय, संकेत ग्रह के साधन आदि अर्थ विज्ञान के जो है बाहरी पक्ष हैं। ठीक है, तो बाहरी और आंतरिक पक्ष का ध्यान रखना है। जिस प्रकार शरीर के ज्ञान के बाद आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, उसी प्रकार ध्वनि, पद, वाक्य के ज्ञान के बाद अर्थ रूपी आत्मा का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है। तो आत्मा का ज्ञान होना अनिवार्य है, मतलब अर्थ को जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, उसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधी सीधी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, अंदर से पूछा जाएगा कि अर्थ विज्ञान में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अर्थ विज्ञान के नामकरण की बात आती है। भाषा विज्ञान के ये जो नाम दिया है ये याद रख लेना है। भाषा विज्ञान के अर्थ विषयक विवेचन को आजकल अंग्रेजी में सिमेंटिक्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, सिमेंटिक्स। ठीक है, और यह नाम दिया किसने है, किसने दिया है, फ्रेंच विद्वान मिशेल व्रेयल ने ये नाम दिया है। ये विद्वान का नाम याद रखना है। ठीक है, इनके द्वारा ये नाम प्रचारित हुआ है। किसके द्वारा, फ्रेंच विद्वान थे मिशेल व्रेयल। हिंदी में इसके लिए अर्थ विचार, शब्दार्थ विचार, शब्दार्थ विज्ञान आदि नाम भी प्रचलित हैं। तो अर्थ विज्ञान के कौन कौन से नाम हैं, अर्थ विचार हो गया, शब्दार्थ विचार हो गया, शब्दार्थ विज्ञान हो गया। ठीक है, संप्रति अर्थ विज्ञान नाम ही सर्वप्रिय है। तो सबसे जो प्रिय नाम है वो कौन सा है, अर्थ विज्ञान। अंग्रेजी में इसके लिए कई नाम प्रचलित हैं, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, फिर अर्थ विज्ञान का इतिहास, क्योंकि ये बहुत सारा है, इसमें अर्थ विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसके अंदर ही सब पार्ट्स हैं इसके। तो अब पेपर का टाइम है, नया पढ़ने से अच्छा है पुराना बेहतर तरीके से रिवाइज कर लिया जाए। लेकिन फिर भी कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है ध्यान में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अर्थ विज्ञान का इतिहास, विषय के रूप में अर्थ विज्ञान नया विषय है। ठीक है, प्रारंभ में अनेक भाषा शास्त्रियों ने इसे दर्शन का विषय कहकर भाषा विज्ञान में रखने पर आपत्ति की थी।
भाषा शास्त्रियों ने इसे दर्शन का विषय माना था। किसका विषय माना था? दर्शन का। ठीक है, परंतु अब यह भाषा शास्त्र का ही एक अंग बन गया है। भारतवर्ष में शब्द और अर्थ का विवेचन दर्शन शास्त्र का विषय रहा है। न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में शब्द शक्ति, तो यहाँ पर शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो जो शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना, वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। उसको आपने पढ़ के जाना है, उसमें से प्रश्न बन सकता है। वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। शब्द शक्तियों के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, शब्दार्थ ज्ञान स्वतः प्रमाण्य परत प्रमाण्य, मतलब कुछ अपने से प्रमाणित चीज़ें, कुछ किसी दूसरे के द्वारा आदि का गहन विवेचन किया जाता है। वैदिक साहित्य में इंदर, वृत्त, बृहत्रहा, नदी, उदक, तीर्थ आदि शब्दों की निरुक्ति मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में अर्थ के महत्व पर कुछ मंत्र हैं। यास्ककृत निरुक्त ही अर्थ विज्ञान का सर्वप्रथम भारतीय ग्रंथ है। तो अर्थ विज्ञान का सबसे पहला ग्रंथ यास्ककृत निरुक्त, ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें निर्वचन के नियम, अर्थ का महत्व, मंत्रार्थ की विधि, प्रकरण आदि का महत्व बताया गया है। इसके बाद पतंजलि कृत महाभाष्य और भृतहरिकृत वाक्यावधीय इस विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले पाश्चात्य विद्वान हैं फ्रेंच विद्वान मिशेल ब्रेयल, जर्मन विद्वान पॉल के, रीजिंग, एवेनरी, पोस्टगेट, ब्रुगमान और स्वीट। ठीक है, फिर अर्थ का महत्व, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, इतना इसको छोड़ो। अब अर्थ ज्ञान कैसे होता है, यहाँ से जरूरी चीज़ें आती हैं। अर्थ का ज्ञान होता कैसे है? ज्ञान प्रत्यक्ष या प्रतीति भाषा का मानसिक पक्ष है। तो ज्ञान क्या है? प्रत्यय या प्रतीति भाषा का मानसिक पक्ष है। मन में विचार उठते हैं, वक्ता शब्दों के द्वारा उन्हें प्रेक्षित करता है। हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है तो हम भाषा के द्वारा किसी दूसरे को कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, उसे प्रेक्षित करते हैं। श्रोता कान से फिर उन शब्दों को सुनता है, मन को उनके अर्थों की प्रतीति होती है। इसका विवरण आगे दे रखा है। इस प्रकार भाषा का उद्गम और अर्थ ज्ञान रूपी परिणति दोनों भाषा के मानसिक पक्ष हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाषा वक्ता से लेकर श्रोता तक, आदि से अंत तक मानसिक पक्ष में अनुस्यूत है। ठीक है, अर्थ ज्ञान के दो साधन हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। अर्थ ज्ञान के दो साधन हैं, कौन कौन से हैं? आत्म प्रत्यक्ष, स्व प्रत्यक्ष या आत्म अनुभव के द्वारा अर्थ को प्राप्त करना, और पर प्रत्यक्ष मतलब किसी दूसरे के अनुभव के द्वारा अर्थ को प्राप्त करना। अब सबसे आपने जो क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अर्थ ज्ञान के कौन कौन से साधन होते हैं? आत्म प्रत्यक्ष और पर प्रत्यक्ष। ठीक है, आत्म प्रत्यक्ष में क्या होता है कि आत्म प्रत्यक्ष का अर्थ है स्वयं किसी वस्तु आदि को अपनी आंखों आदि से देखना या अनुभव करना। जैसे मनुष्य, स्त्री, गाय, अश्व, पक्षी आदि को देखकर स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब ये क्या है। इसी प्रकार से संतरा, नींबू आदि का रस हमने पहले पी रखा है, तो जैसे ही हम संतरे का, नींबू का रस पियेंगे तो हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये संतरे का रस है, ये नींबू का रस है। ठीक है, यह आत्म प्रत्यक्ष है। खुद मतलब अनुभव करना, अनुभव के द्वारा अर्थ ज्ञात करना। आत्म प्रत्यक्ष स्पष्ट, अधिक प्रमाणित और स्थायी होता है। आत्म प्रत्यक्ष के भी आगे दो भेद होते हैं, बाह्य इंद्रियों के द्वारा आत्म प्रत्यक्ष होना और अंतर इंद्रियों के द्वारा, आंतरिक इंद्रियों के द्वारा अर्थ को प्राप्त करना। ठीक है, बाहरी इंद्रियां, इंद्रियजन्य बाहरी इंद्रियां क्या होती हैं? जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। आंख से देखी हुई वस्तु, नाक से सूंघी हुई गंध, कान से सुना हुआ शब्द, त्वचा से छुआ हुआ पदार्थ और जीव से चखा हुआ स्वाद। बाहरी इंद्रियां जन्य ज्ञान का अनुभव कराती हैं। ठीक है, आंखों से हमने कोई चीज़ देखी है तो जैसे ही दोबारा मतलब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये है। नाक से सूंघकर हमें चीज़ का पता चलता है ये गंध किसकी है, कान से सुनकर, इसी तरीके से। ठीक है, इसका ज्ञान और इसकी प्रमाणिकता इंद्रियों से स्वयं प्रत्यक्ष की है, स्वयं प्रत्यक्ष की है। उसी तरह के तरीके से आंतरिक इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, इसमें क्या होता है? हमारा अंतःकरण मन होता है।
कुछ सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान हमें बाहरी इंद्रियों से नहीं होता, उनका ज्ञान हमारा मन कराता है। जैसे सुख या दुख का अनुभव, ये फीलिंग्स है, भाव हैं, तो ये आंतरिक इंद्रियों के द्वारा हमें पता चलते हैं। शोक क्रोध का अनुभव करना, भूख प्यास का अनुभव करना, ठीक है, दुख हर्ष क्षोभ आदि का अनुभव व्यक्ति स्वयं मन से करता है। तो ये भी हमारा क्या है, आत्म प्रत्यक्ष है, ठीक है। आंतरिक इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष सूक्ष्म होने के कारण कम स्पष्ट और कुछ अंश तक अनिर्वचनीय एवं अवर्णनीय होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पर प्रत्यक्ष। पर प्रत्यक्ष का अर्थ है जिसे पर या दूसरे ने देखा हो, जिसे पर या दूसरे ने देखा, किसी दूसरे ने देखा है। जिन स्थानों पर्वतों समुद्रों आदि को हमने स्वयं नहीं देखा, कोई वर्णन कर रहा है, उसके द्वारा हमें उसका ज्ञान हो रहा है। उसका ज्ञान हम दूसरों के पर पक्ष से करते हैं जिन्होंने स्वयं उसे देखा है। पर प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम भूगोल, सभी देशों, नदियों, नगरों, समुद्रों, दर्शनीय स्थलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर प्रत्यक्ष में आप्त वाक्य, आप्त वचन या प्रामाणिक व्यक्तियों के कथन भी आते हैं। अतएव वेद स्मृतियाँ आदि से हम पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, मोक्ष, ईश्वर, जीव, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये क्या है, पर प्रत्यक्ष है। किसी के अनुभव से ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये पर प्रत्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद आता है संकेत ग्रह है क्या, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, ये आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। संकेत ग्रह, शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, यह प्रश्न स्वाभाविक है। गाय कहने से गाय पशु अर्थ ही क्यों लिया गया, इसका मतलब है संकेत और जो शब्द है उसमें क्या अर्थ, संकेत में क्या हमें सही अर्थ मिल रहा है, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, ठीक है। गाय का नाम लिया तो हमें गाय पशु ही ध्यान में आया, अश्व आदि पशु क्यों नहीं ध्यान में आया, तो ये क्या है, उनमें संबंध है, शब्द और अर्थ में संबंध है। इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक जो सार्थक शब्द होता है किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है। जो सार्थक शब्द है हमें किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। कौन सा शब्द किस अर्थ का बोध कराता है, यह संकेत ग्रह पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, संकेत ग्रह पर। सीधा सीधा ही पूछा जा सकता है कि जो शब्द है किस अर्थ का बोध करा रहा है, ये हमें किससे ज्ञान प्राप्त होता है, किससे पता चलता है, तो संकेत ग्रह से। यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक भाषा में कोई शब्द किसी अर्थ को संकेतित करता है। प्रत्येक ही भाषा में कोई शब्द है किसी न किसी अर्थ को संकेतित कर रहा है, संकेत दे रहा है किसी अर्थ का। प्रत्येक भाषा में इस शब्द का अर्थ यह अर्थ होगा, यह संकेतित है, ठीक है। यह संकेत सामान्यतः स्वेच्छाजन्य या यादृच्छिक होता है। प्रारंभ में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई चीज़ देखी और उसका कोई ना कोई नाम दे दिया, तो वही लोकप्रिय हो जाता है उसका नाम, तो वो क्या होता है, संकेत ग्रह, मतलब उस बात का नाम लेने से, उस शब्द से हमें फिर वही अर्थ का ज्ञान होने लगता है। प्रारंभ में कोई व्यक्ति किसी विशेष अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है, बाद में वह शब्द उस समाज या उस भाषा में लोकप्रिय हो जाता है, ठीक है। वही उस शब्द का संकेतित अर्थ माना जाता है। एक ही शब्द या ध्वनि समूह विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थ बताते हैं। जैसे अंग्रेजी में नो से मतलब है जानना, संस्कृत और हिंदी में ये निषेधार्थक है, इसे नहीं का पता चलता है, ठीक है। नी घुटना, संस्कृत के अनुसार नी ले जाना होगा, अतः यह माना जाएगा कि किसी एक ध्वनि का कोई एक अर्थ नहीं है। किसी शब्द से किसी अर्थ का संबंध स्थापित करना संकेत ग्रह का काम है, ठीक है। इसी प्रकार किसी ध्वनि समूह से किसी वस्तु का संबंध स्थापित करना या बोध कराना भी संकेत ग्रह का ही काम है। यह संकेत ग्रह लोक व्यवहार एवं अनुशासन से होता है। अब अवाप, उद्वाप या अन्वय व्यतिरेक, तो यहाँ पर क्या है, जिस शब्द के होने पर जो अर्थ बना रहे उसे अन्वय कहते हैं। अन्वय मतलब मेल, जिस शब्द के होने पर जो अर्थ बना रहे उसे क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। जिस शब्द के न होने पर जो अर्थ नहीं रहेगा उसे व्यतिरेक कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिस शब्द के होने पर जो अर्थ बना रहता है उसे तो अन्वय कहेंगे, ठीक है। जिस शब्द के न होने पर
जो अर्थ नहीं रहेगा उसे व्यतिरेक कहेंगे। अन्वय को अवाप और व्यतिरेक को उद्वाप कहते हैं। ठीक है, बालक के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया देखें तो ज्ञात होता है कि वह अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से भाषा सीखता है। तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बालक है वो अर्थ ज्ञान किस प्रक्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से भाषा वो सीखता है। गाय लाओ, गाय ले जाओ, घोड़ा लाओ, घोड़ा ले जाओ। इन 4 वाक्यों से बालक ने जो शब्द सीखे हैं वो क्या है? गाय, घोड़ा, लाओ, ले जाओ। 4 शब्द ये सीख लिए ना। प्रथम 2 वाक्यों में गाय शब्द है। लाओ कहने पर गाय पशु लाया गया है। ठीक है, ले जाओ कहने पर गाय हटाई गई है वहां से। दोनों वाक्यों में गाय शब्द है। इससे बालक को स्पष्ट हुआ कि गाय शब्द का अर्थ यह गाय नामक पशु है। अन्य 2 वाक्यों से घोड़ा का अर्थ स्पष्ट हुआ, लाओ ले जाना। ठीक है, लाओ ले जाना होता है और ले जाओ वहाँ से हटाना होता है। तो यह स्पष्ट है। इस अन्वय व्यतिरेक पद्धति से भाषा को बालक को एक एक शब्द का अर्थ ज्ञान हो जाता है। फिर बिंब निर्माण आगे आता है कि बिंब निर्माण, जो बिंब निर्माण है वो भी अर्थ विज्ञान का ही भाग है। मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक शब्द का एक बिंब अंकित होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी है, एक बार देख ली, उसके बारे में जान लिया, तो हमारे मस्तिष्क में एक बिंब बन गया उसका। जैसे साइको में स्कीमा कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में काफ़ी सारी स्कीमा होती हैं। जैसे ही वो चीज़ जिसकी स्कीमा बनी होती है हमारे सामने आती है तो हमें फिर स्मरण हो जाता है कि ये वो चीज़ है। जैसे रेलगाड़ी को हमने देख रखा है, दोबारा से रेलगाड़ी हमारे सामने आती है तो फटाफट से हमें पता चलता है, हमारे मस्तिष्क में जो बिंब बना हुआ है वो हमें बताता है कि ये क्या है, रेलगाड़ी है। ठीक है, यह बिंब स्थायी रूप से मस्तिष्क में बना ही रहता है। गाय देखने पर गाय का बिंब अंकित हुआ, पुनः गाय देखने पर वह बिंब उद्बुद्ध हो जाता है और हम गाय को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से वस्तु का बिंब मन पर अंकित होता है, साथ ही उसका वाचक शब्द भी संस्कार रूप में अंकित हो जाता है। इस शब्द गाय शब्द और अर्थ या वस्तु गाय पशु के स्थिर मानसिक संस्कार को बिंब निर्माण कहते हैं। ठीक है, इस बिंब निर्माण का फल यह होता है कि गाय शब्द से गाय अर्थ स्पंद हो गया और भविष्य में गाय पशु को देखते ही गाय शब्द उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा बिंब निर्माण। उसके बाद दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक या भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। शब्द शरीर है, अर्थ आत्मा है, दोनों को मिलाकर सार्थक शब्द बनता है। अर्थ के बिना शरीर निर्जीव है और शब्द के बिना अर्थ अग्राह्य अप्रयोग्य है, प्रयोग के अयोग्य है। शब्द मूर्त रूप देता है और अर्थ उसमें चेतना देता है। ठीक है, शब्द मूर्त रूप देता है और अर्थ उसमें चेतनता देता है। अतः सार्थक प्रयोग के लिए दोनों का समन्वित रूप में उपस्थित होना अनिवार्य है। अतएव भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में शब्द और अर्थ को एक तत्व के ही 2 अभिन्न अंग माना है। ठीक है, इन परिभाषाओं को स्किप कर दो, इतना मतलब ज़्यादा नहीं। आगे संकेत ग्रह अर्थ ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधन माने हैं वो है व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, इनको याद रख लेना। वाक्य शेष या प्रकरण कह सकते हैं, विवृति, विवरण, व्याख्या या प्रसिद्ध पद का सानिध्य। ठीक है, तो इनका आगे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण कैसे हमें संकेत ग्रह मतलब व्याकरण से कैसे संकेत ग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया है, मतलब ये आपने ध्यान देना। ऊपर इसके वादक तत्व हैं वो आपने एक बार देख लेने हैं। संकेताग्रह के वादक तत्व सबसे पहले है समरूपता का अभाव। वक्ता श्रोता में समरूपता एक प्रकार का स्तर या समानाधिकरण, समान एक अधिकरण आशय का अभाव क्या संकेताग्रह में वादक होता है। यह 3 प्रकार का होता है। समरूपता का अभाव संकेताग्रह में वादक तत्व है और इसके आगे 3 प्रकार होते हैं। भाषागत समरूपता, वक्ता और श्रोता में जब भाषा की समानता ना हो तो हमें सही अर्थ नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वादक तत्व है। ठीक है, जैसे वक्ता और श्रोता यदि एक दूसरे की भाषा समझते होंगे तभी तो संकेताग्रह या अर्थबोध होगा, अन्यथा नहीं। अतः रूसी, चीनी, जापानी भाषा बोलने वाले से हिंदी बोलने वाले का वार्तालाप दुभाषी के बिना असंभव है।
दोनों में भाषा की समता नहीं है। बौद्धिक समरूपता, वक्ता और श्रोता का बौद्धिक स्तर समान होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे का अभिप्राय ठीक से समझ पाएंगे। जैसे गंवार के सम्मुख रस निरूपण, ध्वनि सिद्धांत या वक्रोक्ति की चर्चा भैंस के आगे बीन बजाना होगा। ठीक है। उसके बाद भावात्मक समरूपता, वक्ता और श्रोता में यदि भावात्मक या हार्दिक समरूपता समानता नहीं तो भी अर्थबोध नहीं होगा। फिर अशुद्ध अर्थ ज्ञान, यदि शब्द का अशुद्ध अर्थ समझ रखा है तो उससे अर्थबोध नहीं होगा, तो ये भी एक बाधक है। ठीक है। संकेत का भूल जाना, शब्द का अर्थ स्मरण किया था परंतु वह अनभ्यास के कारण भूल गया, तो भी क्या होता है, हमें सही अर्थ नहीं प्राप्त होता। जैसे अक्सर बच्चे पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। आवृत्ति जन्य दृढ़ता का अभाव, बार बार आवृत्ति न करने पर शब्द का अर्थ विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, ये भी बाधक है। फिर अति दूरता, वक्ता और श्रोता के एक दूसरे से बहुत दूर होने पर संकेताग्रह नहीं हो सकेगा, दूरी के कारण दोनों को एक दूसरे की आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई देगी। अति समीपता होने से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो भी मतलब स्पष्ट चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इंद्रिय घात, कोई मतलब विकार हो तब भी क्या होता है, संकेताग्रह अच्छे से नहीं होता। मन की अस्थिरता, जब हमें एकाग्रता नहीं होगी तब भी श्रोता को वक्ता की बात अच्छे से नहीं सुन पाएगी या वो ध्यान नहीं देगा तो उसे अर्थ नहीं समझ आएगा। अति सूक्ष्मता, या आवाज़ बहुत धीमी हो तो हमें मतलब ध्यान से सुनने पर भी कुछ ना सुनाई पड़े, न समझ आए, तो वहाँ पर भी ये नहीं होगा। व्यवधान, यहाँ कोई रुकावट आ रही हो वहाँ भी क्या होता है, हमें सही अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। अभिभव का अर्थ होता है तिरस्कार होना, दब जाना। पास में हल्ला या ऊंची आवाज़ हो रही हो तो धीमी आवाज़ बीच में दब जाएगी, तो भी सही तरीके से संकेताग्रह नहीं होगा। समाना विहार का अर्थ है समान अर्थात सदृश वस्तु में अभिहार मिल जाना। तो एक साथ कई बाजे बज रहे हों तो प्रत्येक की ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे क्या हैं, बाधक हैं, इनको ध्यान रखना है। लास्ट में जो अनेकार्थी एकार्थी शब्द का यहाँ पर जिक्र हुआ है अर्थ विज्ञान में, तो वो कैसे होता है वो भी थोड़ा देख लो। इसके अलावा शब्द शक्तियों को पढ़ लेना है। एकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय के 10 साधन माने गए तथा अनेकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय के 14 साधन माने गए, तो ये देख लेने हैं। वक्ता, श्रोता, वाक्य, वाच्य, अन्य सनिधि, प्रकरण, देश, काल, काकू और चेष्टा। ठीक है, ये 10 हो गए एकार्थक के। अनेकार्थ में संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सनिधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। ठीक है, 3 दिशाएं होती हैं। आगे अर्थादेश की 4 आगे दिशाएं कह लीजिए, अर्थोत्कर्ष, अर्थोपकर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। ठीक है, फिर यहाँ पर मतलब अर्थ परिवर्तित कैसे होता है, विस्तार अर्थ का कैसे होता है। यहाँ पर जैसे स्याही शब्द है तो स्याही का जो मेन अर्थ है श्याम का क्या होता है, काला होता है। इसका मूल अर्थ क्या निकलता है, काली स्याही। लेकिन आजकल क्या है, सभी रंगों की स्याही को हम स्याही ही तो बोलते हैं, चाहे नीली हो, लाल हो। तो ये क्या हो गया, अर्थ का विस्तार हो गया। उसी तरीके से जो तेल है, तिल के तेल को क्या कहा जाता था, तेल। जो मूल अर्थ है वो तिल का तेल है, लेकिन सभी प्रकार के जो तेल हैं हम तेल ही उसे कहते हैं। कुशल, कुशों को लाना, तो इसका परिवर्तित अर्थ या विस्तारित अर्थ क्या हो गया, निपुण, चतुर। प्रवीण, वीणा वादन में निपुण, प्रवीण का जो मूल अर्थ है वीणा वादन में निपुण। दक्ष, चतुर। ठीक है, ये हो गया अर्थ का विस्तार। महाराज, राजा, मूल अर्थ। रसोईया, अब हम रसोइयों को भी महाराज बोलने लग गए हैं, तो ये क्या हो गया, अर्थ विस्तार। गवेषणा, गाय चाहना, तो गवेषणा क्या होती है, खोज कहते हैं। इसी तरीके से सर्प जो सरकता है तो परिवर्तित अर्थ क्या हो गया, संकोच। यहाँ पर अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर संकोच हुआ है अर्थ का, यहाँ पर विस्तार हुआ था आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, जैसे कुंजर, जो कुंज में विचरता है, हाथी। शॉर्ट में क्या कह दिया हमने, हाथी। धान्य, धान से संबंध, चावल, अन्न। मोदक, प्रसन्न करने वाला, लंडू गोपाल जी में हम कह देते हैं। जैसे बाढ़, बढ़ने की प्रक्रिया, जलावेग। लगान, जो लगाया गया कर होता है। गौ, इंद्रिय, पृथ्वी।
ठीक है, गाय, इसी तरीके से ये सारे शब्द हैं और इसका क्या हो गया, ये अर्थ का संकोच हो गया। आगे जो अर्थादेश के 4 आगे भाग हैं वो इस तरीके से हैं, ये PDF मैं सेंड कर दूंगी। तो उम्मीद है अर्थ विज्ञान से जो मेन चीज़ है अगर पेपर में पूछी जाती है तो आप कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। आगे करेंगे हम D+V की जो TGT की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।